शिप वो होती है जिसमें मल्टीपल मल्टीपल क्या कहते हैं ओनर्स हों। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, उन्हें शेयर बांटे होते हैं, उसे कहते हैं को ओनरशिप। जॉइंट टेनेंसी वो होती है जिसमें कहते हैं लोग 100 के मालिक होते हैं, उसमें कहते हैं अंदर से कहते हैं 30-40 के होते हैं, लेकिन वैसे कहते हैं 100 के मालिक होते हैं सारे। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि ए बी सी 3 लोग हैं। अब 3 लोगों का एक घर है। अब जब क्या कहते हैं ये सारे जो है 100 के मालिक हैं, इनको कहते हैं हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि लोगों को बुलाना है इन्होंने, तो ये एक जैसे जितने वो बुलाएगा, ए बुलाएगा उतने बी बुला सकता है, उससे ज़्यादा वो भी बुला सकता है, उससे भी ज़्यादा सी बुला सकता है, इनवाइट कर सकता है अपने बंदों को। तो लेकिन क्या कहते हैं ये सारे 100 के मालिक हैं, इनको इख्तियार है, लेकिन अंदर से कहते हैं इन्होंने 30-40 या क्या कहते हैं फिर 30 का इन्होंने क्या कहते हैं स्लेट मारा हुआ है। तो इस तरह जब बिकेगा तब इनको जिसने 40 का दिएंगे शेयर उसका 40 मिलेंगे, जिसने 30 शेयर दिएंगे उसको 30 शेयर मिलेंगे, और जिसने 50% शेयर दिएंगे उसको 50% शेयर मिलेंगे। अब रूल ऑफ सर्वाइवरशिप क्या है? रूल ऑफ सर्वाइवरशिप ये है कि 4 बंदे हैं, अगर पहला मर गया बंदा तो सारा जो है ना माल वो 3 पे चल जाएगा, 3 पे डिवाइड हो जाएगा, बाकी 3 जो है उन पे डिवाइड हो जाएगा। जब थर्ड क्या कहते हैं मर जाएगा तब जो शेयर होएगा वो बाकी सारा जो शेयर्स होंगे वो सारे 2 को मिल जाएंगे। जब सेकंड मर जाएगा फिर रह जाएगा आखिरी वाला। जब कहते हैं नहीं, जो सेकंड वाला कहते हैं मरेगा तब मिल जाएगा कि सारे जो चल जाएगा वो आखिरी वाले को चले जाएगा। लेकिन जब आखिरी वाला मर जाएगा तो फिर सारा जो शेयर होएगा ना, जो सारी प्रॉपर्टी होगी वो उनके बच्चों को चल जाएगा। ना चौथे वाले बच्चों को जाएंगी, ना तीसरे वाले बच्चों को जाएंगी, ना दूसरे वाले बच्चों को जाएंगी, पहले वाले बच्चों को सारी चीज़ें, मतलब कि जो आखिरी पे होगा ना उसके बच्चों को सारी प्रॉपर्टी चल जाएगी। आगे रूल ऑफ कमोडियंस की। अब रूल ऑफ कमोडियंस का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल 2 जॉइंट टेनेंट हैं ए और बी, वो अपनी जगह पे गए, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वहाँ फिर दोनों मर गए। ये नहीं पता चल रहा कि पहले कौन मरा था। पता करना ज़रूरी है कि कौन पहले मरा, क्योंकि जो दूसरा है उसका वो सर्वाइवर होएगा और उसकी फैमिली को सारा कहते हैं जो है वो जाएगा, सारा कहते हैं प्रॉपर्टी वगैरह उस फैमिली को जाएगी। लेकिन अब ये पता नहीं चल रहा कि कौन पहले मरा है। इस तरह की सिचुएशन में क्या है, इस तरह की सिचुएशन में अब ये अज्यूम किया जाएगा एल्डर वाले पहले मरा है और क्या कहते हैं फिर स्मॉलर क्या कहते हैं छोटा जो है वो कहते हैं बाद में मरा है, तो छोटे वाले की फैमिली को सारा चल जाएगा। यहाँ पे ये अनफेयर है, यहाँ 50-50 करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जॉइंट टेनेंसी का खिलाफ वर्जी हो जाएगी, इसलिए ये रूल लगाया गया है। फिर सीनियर फीचर जो हमने जॉइंट टेनेंसी का देखा है वो है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिटी का क्या मतलब है? अगर आप और मैं जॉइंट टेनेंसी में हैं, अमंग अस 4 यूनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और इनमें से अगर एक भी क्या कहते हैं कोई मिसिंग है तो हमारी जॉइंट टेनेंसी मिसिंग है नहीं है, या वो जॉइंट टेनेंसी टूट जाएगी। सबसे पहले हमारे बीच में आता है यूनिटी ऑफ पोजेशन। यूनिटी ऑफ पोजेशन का क्या मतलब है? यूनिटी ऑफ पोजेशन का मतलब है कि हम चारों को हक है इस घर में रहने का। ऐसा नहीं है कि ए बी को निकाल सकते हैं या बी सी को निकाल सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो जॉइंट टेनेंट्स हैं तो कोई भी किसी को नहीं निकाल सकता, अगर कोई निकाल सकता है तो अदालत निकाल सकती है। कैसे? वो एक फॉर एग्जांपल कि मियाँ बीवी जॉइंट टेनेंट्स से उनकी इतनी लड़ाई होगी कि वो एक दूसरे को मारते हैं, या बीवी को लगता है कि मुझे मार देगा, या शोहर को लगता है कि बीवी मुझे मार देगी। इस सिचुएशन में उनको एक छत के नीचे नहीं रहने दिया जा सकता। इस सिचुएशन में फिर कोर्ट ये कहते हैं कि बीवी आप इस घर में रह लो, मियाँ आप कहीं किसी और घर में रहो। कहने का तो मियाँ भी जॉइंट टेनेंट था, उसका भी पोजेशन ऑफ यूनिटी था, यहाँ तो ज़्यादती है शोहर के साथ। लेकिन कोर्ट यहाँ पे कहेंगे, कोर्ट यहाँ पे ये कहेंगे कि बेशक बीवी यहाँ पे रह रही है लेकिन बीवी यहाँ मियाँ को किराया देगी, तो इस तरह फेयर हो जाती है चीज़। इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ पोजेशन। तो अगर ए बी सी डी जॉइंट टेनेंट है तो इनमें यूनिटी ऑफ पोजेशन एग्जिस्ट करता है। दूसरी यूनिटी कौन सी है? दूसरी यूनिटी है यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरी होती है यूनिटी ऑफ टाइम। इन दोनों को हम इकट्ठे क्या कहते हैं देखेंगे। अब इन दोनों को इकट्ठे समझेंगे, और अब क्या कहते हैं यूनिटी ऑफ अब हम क्या कहते हैं जॉइंट टेनेंट जो हैं, अब ए बी सी डी ये इनके पास सेम इंटरेस्ट है। ये नहीं हो सकता कि ए बी को कहे या बी सी को या सी ए को कहे कि मेरे रिश्तेदार इधर रहेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार इधर रह नहीं सकते, मैं फ़ैसला करूँगा तुम नहीं कर सकते फ़ैसला, मैंने मेंटेनेंस करानी है तुम नहीं करा सकते मेंटेनेंस। तो ये नहीं हो सकता है यहाँ पे। अमंग जॉइंट टेनेंट्स दे हैव अ सेम इंटरेस्ट। अगर ए इस चीज़ को प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट में करा सकता है तो बी भी करा सकता है। अगर क्या कहते हैं कुछ भी ए कराएगा तो वो उस चीज़ को बी भी करा सकती है। यूनिटी ऑफ टाइम कि अब ये नहीं हो सकता कि अब ए के घर एक महीना रहे हैं लोग, रिश्तेदार उसके नेबर्स एक महीना रहे हैं, और फिर वो बी को कहे कि तुम्हारे क्या कहते हैं नेबर जो हैं वो एक महीना नहीं रह सकते, एक महीने से कम रहेंगे, या बी ए को नहीं इस तरह कह सकता, या सी नहीं कह सकता ए को।
कोई भी इस तरह से किसी को कह नहीं सकता कि तुम्हारे घर वाले इतने रिश्तेदार इतने दे रहे हैं, नेबर्स इतने दे रहे हैं, तो मेरे नेबर्स इतने देर यहाँ पे रहेंगे। जब एक के पास सेम इंटरेस्ट है तो वो अपने फैमिली को कभी भी कॉल करके बुला सकता है। फोर्थ चीज़ है यूनिटी ऑफ टाइटल। यूनिटी ऑफ टाइटल का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑल द जॉइंट टेनेंट्स शुड गेट ऑल द सेम टाइटल डॉक्यूमेंट्स। सेम टाइटल डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ए और बी जॉइंट टेनेंट्स हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट्स में लिखा है इसके मालिक हैं ए एंड बी, जॉइंट टेनेंट्स। कल को इन्हें डिसाइड किया कि सी को भी जॉइंट टेनेंट बनाते हैं। अब ये टाइटल डॉक्यूमेंट हटेगा, अब नया टाइटल डॉक्यूमेंट तैयार होएगा। उस पर यह लिखा जाएगा कि इस टाइटल डॉक्यूमेंट के तीन कहते हैं मालिक हैं, 3 जॉइंट टेनेंट हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि डी को भी बनाते हैं, डी को भी जॉइंट टेनेंट बनाते हैं। अब ये भी टाइटल डॉक्यूमेंट हटेगा और नया टाइटल डॉक्यूमेंट बनेगा जिसमें लिखा जाएगा ए बी सी डी कहते हैं जॉइंट टेनेंट है। एक ही टाइटल डॉक्यूमेंट से हमेशा नज़र आना चाहिए कि कितने टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं। सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 LPA 1925 क्या कहता है? और ये कहता है कि एक वक्त पे प्रॉपर्टी के 4 मालिक डिफरेंट हो सकते हैं रजिस्टर। 4 जॉइंट टेनेंट्स एक प्रॉपर्टी के रजिस्टर एक टाइम पे हो सकते हैं। रजिस्टर के ऊपर सिर्फ 4 क्या कहते हैं जॉइंट टेनेंट के नाम आएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो जो मालिक हैं उनके नाम आएंगे। रजिस्टर के ऊपर इसलिए क्योंकि इसको कॉम्प्लीमेंट इतना करना नहीं चाहते। प्रॉपर्टी खरीदनी है उसने टाइटल डॉक्यूमेंट को देखना है, टाइटल डॉक्यूमेंट में सबका नाम है, उसको पता कि कौन कौन मालिक है। रजिस्टर के ऊपर सिर्फ 4 लिखे जाएंगे क्योंकि इसको कॉम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते, जो कि ये फ़ाइन है। अब हम आगे मूव करते हैं। अब जॉइंट टेनेंसी में देखते हैं कि हमने ये एक सॉर्ट ऑफ गम्बल है कि हम सॉर्ट ऑफ गैम्बल है और सारे 100 के मालिक हैं। वेट करें कोई मरे सही कि जो मरा वो आउट है, पर इतना लंबा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इन बिटवीन मुझे पता चलता है कि मैं बीमार हूँ तो मैं मरी ना जाऊँ। मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों फजूल में इन बकवास लोगों के साथ लगाऊँ या फजूल में लगाऊँ। मेरी उम्र ज़्यादा है, ये ना हो कि मैं कहते हैं मर जाऊँ और वो लोग जीत जाए मैं हार जाऊँ। मैं कभी भी जॉइंट टेनेंसी से वॉक आउट कर सकता हूँ, जो कि कहलाया जाता है सेवरेंस। हेडिंग है सेवरेंस, जॉइंट टेनेंसी के अंदर ही हैं हम। अब हेडिंग है सेवरेंस की। अब पहला तरीका जिसके थ्रू हम स्टैट्यूटरी नोटिस सेवरेंस कर सकते हैं वो है स्टैट्यूटरी नोटिस। अब स्टैट्यूटरी नोटिस क्या होता है? ये बेसिकली ए और बी जॉइंट टेनेंट्स हैं, ए बी सी 3 जॉइंट टेनेंट्स हैं। ए का दिल नहीं कर रहा कि वो उनके साथ बी और सी के साथ जॉइंट टेनेंट्स रहे, बहुत तरह के वो मन लगा या उसको यह है कि मैं किस गैम्बल में रहूँ, जो भी है ETC वो जॉइंट टेनेंट्स नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता। वो क्या करेगा? वो सेवरेंस कर सकता है। सेवरेंस का मतलब है कि मैं इस गैम्बल और सर्वाइवरशिप में नहीं जाना चाहता, हिस्सा कर दो और मुझे हिस्सा दे दो। तो मैं 100% का मालिक था, लेकिन मैं 100% का मालिक नहीं रहना चाहता, मुझे उनमें से एक हिस्सा दे दो। सेवरेंस करने के तरीके क्या हैं? सेवरेंस करने का सबसे पहला तरीका है स्टैट्यूटरी नोटिस। ये नोटिस लिखेगा हम ए बी और सी को, और वो कि मैं आपके साथ जॉइंट टेनेंट नहीं रहना चाहता एंड आई एम सेवरिंग। रिक्वायरमेंट ये इट इज़ नॉट अ लीगल नोटिस की स्टैम्प वगैरह इतना हार्ड इसमें वे नहीं है। इधर नॉर्मल नोटिस एक आम पेपर पर लिख के भेजना है, बस ए ने पोस्ट करना है। ए ने वो अदालत में कर सकता है डायरेक्ट, और बी और सी को भी कर सकता है। इसमें एक ही रिक्वायरमेंट इंटेंशन टू इमीडिएटली सेवर। कोई भी चीज़ पे आ जाती है ना, मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था, मैं बात करनी है, ये सेवरेंस नहीं हो रहा। तभी होगी जब मेरा नोटिस क्लियरली बोलेगा आई सेवर, मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ जॉइंट टेनेंट। हायरस के केस में 2 जॉइंट टेनेंट्स हैं, उनका केस चला था। बीवी ने नोटिस दिया कोर्ट में, उसने कहा कि आपको अगर बेहतर लगता तो मुझे सेवरेंस कर दें। ये सेवरेंस नहीं हुई, स्टैट्यूटरी नोटिस है, क्योंकि शी इज़ क्वेश्चनिंग दी कोर्ट। दूसरे एग्जैक्ट फैक्ट्स में दूसरे केस में ये था, टेंडर वाले केस में 1999 वाले में, उसने जब क्या कहते हैं पोस्ट औरत ने जमा कराई नोटिस दिया कोर्ट में, तो उसने कहा आई सेवर, मैंने नहीं इसके साथ जॉइंट टेनेंट बनना। वहाँ पे इंस्टेंटली वहाँ पे सेवरेंस हो गई थी। ये डिफरेंस इसमें एक ही रिक्वायरमेंट है कि इमीडिएटली नोटिस करना है सेवरेंस के लिए। सॉरी, वो कहते हैं रेड प्रॉपर का केस था, किंच का केस नहीं था। किंच के रेड प्रॉपर केस में क्या कहते हैं लड़की ने कहा था आई सेवर। अगला कहता है किंच का केस में, इस केस में कहते हैं औरत बड़ी बीमार रहती थी, उसको लगता है कि मैं मर जाऊँगी, मेरा मियाँ सर्वाइवर बन जाएगा। उसने लेटर पोस्ट किया आई सेवर करके कि मियाँ साथ ही रहता था उसके। पहले घर लेटर पहुँचा, हस्बैंड हॉस्पिटल पहुँच गया, उसने कहा कि ये क्या कहते हैं पहले मर जाएगा, मैं क्या कहते हैं बाद में मर जाऊँगी। तो जैसे ही वो लेटर घर आया, उसने औरत ने ये लेटर फाड़ दिया। अब सवाल ये है कि सेवरेंस हुई है कि नहीं हुई, और उसने हेल्ड किया कि सेक्शन 36 की एक ही रिक्वायरमेंट है, इंटेंशन टू इमीडिएटली सेवर, वो इस लेटर में थी। और जैसे ही लेटर घर पहुँचा है, सेवरेंस हो गई है। अगला पढ़े ना पढ़े, देखे ना देखे, माने ना माने,
सेवरेंस हो गई है। जैसे ही वो लेटर गेट पे पहुंचे, सेवरेंस हो गई है। अब औरत एक हिस्से की मालिक है, 100% बैटल में नहीं है। रूल्स ऑफ पोस्ट आ जाती है। इसमें ये भी मसला है कि पहुंचा लेटर नहीं पहुंचा, रह गया, कहाँ रह गया, नहीं मिल गया। इस चीज़ को भी उन्होंने हल किया हुआ है इन सेक्शन 196(2) के अंदर। जितने भी रिमेनिंग जॉइंट टेनेंट्स हैं उन सबको नोटिस भेजना है। फॉर एग्जांपल अगर A B C है तो अगर A ने कहते नोटिस भेजना है तो उसने B और C को नोटिस भेजना है। अगर A ने किसी का नाम मिस कर दिया तब भी सेवरेंस नहीं हुई। A ने बाकी जॉइंट टेनेंट्स को एड्रेस करना है। 196(2) ये कहता है कि अगर आपने ऑर्डनरी पोस्ट यूज़ किया है, जैसे हमारी GP है, रॉयल मेल है, अगर आपने ऑर्डनरी पोस्ट यूज़ किया है, सेवरेंस तब होएगी जब एक्चुअली वो पहुँचेगा। यानी अगर वो लेटर रास्ते में गुम गया है, कुछ हो गया, तो उसकी सेवरेंस नहीं हुई। सेक्शन 196(3) ये कहता है कि स्टेट दैट हुज ऑर्डनरी पोस्ट इज़ यूज, सेवरेंस विल टेक प्लेस व्हेन लेटर इज़ एक्चुअली डिलीवर्ड। सेक्शन 196(4) के कहते हैं अगर आपने रजिस्टर पोस्ट यूज़ की है, रजिस्टर पोस्ट का क्या मतलब है, TCS टाइप वगैरह की पोस्ट, FedEx JD हो गई, ये होती है सर्टन पोस्ट। सर्टनिटी होती है कि लेटर जाना है, अगर उन्हें मंडे को पहुंचना है तो उसने मंडे को पहुंच जाना है। सेक्शन 196(4) ये कहता है अगर आपने रजिस्टर पोस्ट यूज़ की है, सेवरेंस तब से होगी तब जब लेटर वॉज डीम टू अराइव। डीम टू अराइव का मतलब है अगर वो लेटर मंडे को पहुंचना था, पहुंचे या ना पहुंचे, चाहे वेडनेसडे को पहुंचे या गुम जाए, मंडे से सेवरेंस हो जाएगी। सो द डे द लेटर वॉज डीम टू अराइव, उस दिन से सेवरेंस हो जाएगी। अब अगला पॉइंट है सेकंड पॉइंट, द रूल ऑफ विलियम वर्सेस हेस्मैन 1861। ये केस है, ये सेकंड पॉइंट है। इस केस ने बताया कि कैसे जॉइंट टेनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट है। इस पॉइंट के अंदर फर्दर 3 पॉइंट्स हैं। इसके 3 पॉइंट क्या हैं? सबसे पहला तरीका ये है, बाय एन एक्टिंग ऑफ टेनेंट एक्टिंग ऑन हिज ओन शेयर। ये बात तो ये है कि जॉइंट टेनेंसी के अंदर शेयर होते नहीं है, तो फिर अ पर्सन इज़ एक्टिंग ऑन हिज शेयर। एक सवाल है, अगर फॉर एग्जांपल A एक जॉइंट टेनेंट है और वो एक बंदे के पास गया, उसने कहा यार बात सुनो, ये फलानी ज़मीन है ना, इसमें तो जॉइंट टेनेंट मगर कम अज़ कम या कोई 30% तो हिस्सा बनता होगा, प्लीज़ वो हिस्सा ले लो और उसके बदले मुझे पैसे दे दो। कह रही है ये A के कार है, A के कहते हैं जॉइंट टेनेंट है और ये एक्ट कर रही है ऑन एज अ शेयर। ये कहते हैं इसको सेल करना चाह रही है, मॉर्गेज करना चाह रही है। इस तरह की सिचुएशन आती है तो कोर्ट्स कहते हैं कि अब आप एक हिस्सा ही लें। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि दी एक्ट हैज़ बीन स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल एट दी एक्ट हैज़ टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। फिर मैंने किसी को जाए कहा है कि यार मेरा कम से कम 20% हिस्सा तो बनता है, ये ले लो, तो इस पर नहीं सेवरेंस हो जानी। सेवरेंस होगी अगर तो उस पर जाके कोई स्पेसिफिकली काम की है, मैंने उस पर जाके कोई स्पेसिफिकली काम की है, यानी कि स्पेसिफिकली वो चीज़ होती है जब वो एग्रीमेंट की स्टेज हिट करती है। A ने B को कहा कि कम से कम मेरा 20% तो बनता होगा, चलो मेरा बनता है ₹1,00,000 मुझे दे दो। B ने A को कहा चलो ठीक है मैं आपको ₹1,00,000 दे दूँगा। ये क्या हो गया? एग्रीमेंट। ये अब एक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल है। मेरा इस घर में एक हिस्सा है, अब एक A के कहते जॉइंट टेनेंट नहीं है। लेकिन अगर कहते हैं A B को कहते हैं और B कहते हैं कि नहीं मैं 80,000 लूँगा या 1,20,000 लूँगा, इतना लूँगा, तो यहाँ पे अभी बहस चल रही है, तो अभी सेवरेंस नहीं हुई, ये स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं हुई। C या D वाली स्टेज हमने हिट नहीं की। अगर फॉर एग्जांपल A के साथ B की स्टेज ऑफ एग्रीमेंट हिट हो गई, फॉर एग्जांपल उसकी सेवरेंस हो गई A की, बाद में दोनों में से एक मुकर गया, तो अब क्या आएगा? अब सेवरेंस हो चुकी है, अब वो 20% की ही मालिक है। ये आगे B को बेच दें या ना बेचे, जब एग्रीमेंट हो गई थी तो सेवरेंस हो गई थी। अब आगे A ने B को बेचा है या नहीं बेचा, B ने A को बेचा है या नहीं बेचा, ये सेपरेट इशू है। B ने बेच दिया तो 20% A का हो गया, नहीं बेचा तो वो 20% की ही मालिक होएगी, इससे ज़्यादा कंसीडर नहीं होएगी। दूसरा पॉइंट जो ये देता है वो है म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये केस जो दूसरा पॉइंट देता है वो है म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट सिंपल चीज़ है। A के कहते हैं, A और B कहते हैं जॉइंट टेनेंट है, उन्होंने आपस में कह दिया कि अब नहीं बन रही, A ने B को कह दिया, B ने A को कह दिया कि अब नहीं बन रही, हम ये जॉइंट टेनेंसी का सिलसिला अब ख़त्म करते हैं आपस में, तो ये होगी म्यूचुअल एग्रीमेंट और फिर वो हिस्सेदार हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो है इस केस का वो है म्यूचुअल कंडक्ट। म्यूचुअल एग्रीमेंट ये होता है कि उन्होंने एग्रीमेंट कोई नहीं किया लेकिन हरकतें उसी तरह ही कर रहे हैं। अगर A और B 100 के मालिक हैं, क्यों वो A ऊपर ऐड और B नीचे रह रही है, उसका भी 100% है, उसका भी 100% है, वो हिस्से में तकसीम हुए हैं, लेकिन एक्ट तो वही कर रहे हैं एग्रीमेंट वाली के सेपरेट होने की, या बीच में दीवार खींच दें। ऑल ऑफ दैट इज़ कंसिडर एज म्यूचुअल कंडक्ट। दूसरा तरीका था सेवरेंस करने का, द रूल इन विलियम वर्सेस हेंसमैन 1861 में फर्दर 3 तरीके थे। हम करने लगे तीसरा तरीका सेवरेंस करने का, वो है होमिसाइड। इसमें अगर A ने B को मार दी है तो क्या कहते हैं, लो आपको कहते हैं अगर A सर्वाइवर बन जाए तो लो उसको सर्वाइवर बनने थोड़ी देगा, सेवरेंस ही करेगा कि आपको भी एक हिस्सा मिलेगा और इसको मार दिया उसकी फैमिली को भी हिस्सा ही मिलेगा।
अगर बी अपनी मौत खुद मरता है तो वो फिर तो सर्वाइवर बन जाएगा, लेकिन अगर ए ने उसको बी को खुद मार दी तो फिर वो सेवरेंस होगी, सर्वाइवर नहीं बनेगा। ऐसे 3 तरीके हैं, इन 3 तरीक़ों के ज़रिए हम जॉइंट टेनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। अगली हेडिंग है क्वांटिफिकेशन ऑफ जॉइंट टेनेंसी। सवाल ये है कि हम पहले जॉइंट टेनेंट से 100 के मालिक थे और फिर ये हुआ कि हमने जॉइंट टेनेंसी दी तोड़, ए ने तोड़ दी, बी ने तोड़ दी, हिस्सेदार बन गए। फिर बी या ए हिस्सेदार है तो उसको ज़ाहिर सी बात है उसका भी हिस्सा मिलेगा। वो हिस्सा कितना आएगा और कैसे मिलेगा वो भी तो डिटरमिन करना है ना हमने। अगर ए ने सेवरेंस कर लिया है तो अब उसको हिस्सा मिलेगा, अब वो हिस्सा कितना आएगा अब देखते हैं। वो क्वांटिफिकेशन ऑफ जॉइंट टेनेंसी, अब ये यहाँ पे क्या कहते हैं, केस के जरिए पता चलेगा। केस का नाम है स्टैक वर्सेस डाउडन 2007। अब ए और बी थे जॉइंट टेनेंट, 100 में थे वो। फिर क्या हुआ, फिर ए ने सेवरेंस कर ली, किसी भी तरीके से सेवरेंस कर ली तो अब उसका हिस्सा डिटरमिन होना था। हिस्सा कितना होएगा, स्टैक वर्सेस डाउडन के केस में लेडी बैरनिस के हिस्सा होएगा 50-50। सबका जो जॉइंट टेनेंट, अगर 4 जॉइंट टेनेंट है तो उसका 25-25 हिस्सा आएगा। प्रिजम्पशन ये है अनलेस टू दी एविडेंस टू दी कॉन्ट्री है। एविडेंस टू दी कॉन्ट्री का क्या मतलब है, का मतलब है कि किसी ने कहते हैं अनइक्वल पेमेंट की हुई है, मतलब कि ए ने 80% की हुई है, बी ने 20% की हुई है। कोर्स कहेंगे एक बी को क्यों 50% देना है, 80-20 का स्लिप मारो। अगर बिजनेस रिलेशनशिप था ए बी का तो जिसने पैसे दिए उसका उतना हिस्सा होएगा। इन केस ऑफ सेवरेंस यहाँ अगर कहते हैं बेनिफिशियल जॉइंट टेनेंस या जॉइंट टेनेंस इंटरेस्ट के ज़रिए कहते हैं जॉइंट टेनेंस हुए थे, कल को अगर एक दूसरे की सेवरेंस होती भी है तो हम एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। हम 50-50 का स्प्लिट नहीं ले लेंगे। ए या बी एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे और अगर ए ने 80% दिया हुआ है, बी ने 20% दिया हुआ है तो वो 80-20 ही करेंगे, ना कि वो 50% लेके बी बाहर में बैठ जाएगा। अगर इनमें से कोई ऐसी चीज़ें हैं तो कोर्स इस तरह की चीज़ों को रिवर्ट कर देता है और जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको उतना हिस्सा दे देता है। जैसे कि जॉइंट्स के केस में क्या हुआ था, मियाँ बीवी जॉइंट टेनेंट थे, इन्होंने की सेवरेंस। जब इन्होंने की सेवरेंस तो मियाँ तो घूम के घर आया ही नहीं। उसने देखा कि बिल पे हो रहे हैं, बकाया सारी चीज़ें पे हो रही हैं, उसने नहीं मुड़ के देखा, बीवी ने सब कुछ किया। हमने 5 साल बाद आ गया और कहता है मेरा तो यहाँ पे 50% बनता है, 50% बनता है, मुझे दें। टेनेंस में सेवरेंस हुई, प्रिजम्पशन में अनइक्वल इक्वल डिवीजन, प्रिजम्पशन ऑफ इक्वल डिवीजन 50% इसका, 50% मेरा। उसने कहा जब तुमने सेवरेंस की तो उसके बाद तुमने मुड़ के ही नहीं देखा, अब तुम कहाँ से आ गए हो। तो कोर्स ने कीपिंग इन माइंड में रखा और 90 और 10 का स्प्लिट मारा। कोर्स ने कहा जब वो गया तो उसने सारा प्रॉपर्टी वो सब कुछ लूज़ कर दिया इंटरेस्ट। अब आप कहाँ से आ गए हो। यहाँ भी हमारा जॉइंट टेनेंसी का टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हमने करना है टेनेंसी इन कॉमन। इन कॉमन क्या होता है, टेनेंसी इन कॉमन पहली बात 2 तरह की होती है, एक एक्सप्रेस टेनेंसी इन कॉमन होती है, एक इम्प्लाइड टेनेंसी इन कॉमन होती है। एक्सप्रेस वाला जो है, एक्सप्रेस टेनेंसी इन कॉमन, वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो हम बात करते हैं इम्प्लाइड टेनेंसी इन कॉमन की। अब इम्प्लाइड टेनेंसी इन कॉमन क्या होती है, ये सिचुएशन जो है इसको ध्यान से समझना है आपने। अब इम्प्लाइड टेनेंसी इन कॉमन जो है मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि एक घर है, वो है एक हस्बैंड और वाइफ की एग्जांपल लेते हैं, और वो घर है हस्बैंड के नाम पे। बीवी भी उस घर में रहती है लेकिन नाम किसके है, हस्बैंड के। अल्टीमेटली लड़ाई होती है हस्बैंड और वाइफ की, और फिर हस्बैंड बीवी से कहता है घर से निकल जाओ। सवाल ये है कि लीगली घर तो हस्बैंड का है, लीगल ऑनर उसका कौन है, हस्बैंड। तो अब बीवी क्या करे, बीवी तो मालिक नहीं है उस घर की। अब बीवी जो है, बीवी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकती है बेनिफिशियल ऑनर्स की। ये कह सकती है कि बेशक ये घर लीगली मेरे हस्बैंड का है लेकिन असल में बेनिफिशली मैं भी इस घर की मालिक हूँ, यानी कि एक ट्रस्ट बन जाएगा। ट्रस्ट तब बनता है जब एक बंदा लीगल ऑनर होता है और दूसरे के पास बेनिफिट होता है। तो बेनिफिशरी इस घर के मालिक दोनों हैं, मियाँ भी और बीवी भी। हम ये देखेंगे कि बीवी इस चीज़ को साबित कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी और कैसे करेगी इस चीज़ को साबित करेगी। तो उसने इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना है कि मैं भी इस घर की मालिक हूँ, बेनिफिशरी, क्योंकि लीगली तो वो घर की मालिक नहीं है, उसका नाम तो नहीं है उस घर पे, लीगली नहीं है, लेकिन बेनिफिशरी वो इस घर की मालिक है। तो ये चीज़ उसने साबित करनी है। अगर वो इस चीज़ को साबित कर देगी तो इसका मतलब है वो भी इस घर की मालिक है, मीन्स कि वो बेनिफिशरी ओनर है और इस घर को भी, इसको कोई इस घर से नहीं निकाल सकता लड़की को। जॉइंट टेनेंस का जो सवाल होगा उसमें लिखा होगा कि ए और बी दोनों जॉइंट टेनेंस हैं, मतलब कि एक मालिक होएगा और दूसरा कहते तो साथ रह रहा होएगा, तो ये होगा टेनेंसी इन कॉमन का इशू। अब बी कैसे इस्टेब्लिश कर सकती है कि मैं इस घर की मालिक हूँ, उसके पास ये 2 तरीके हैं। अपनी ओनरशिप साबित करने के लिए इस औरत के पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है रिजल्टिंग ट्रस्ट और दूसरा तरीका है कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्टिंग ट्रस्ट की। रिजल्टिंग ट्रस्ट बनता है अगर इस औरत ने कंट्रीब्यूशन टू द परचेज प्राइस या मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट की है तो इसका मतलब है ये भी बेनिफिशियल ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस है।
अगर तो घर तुम्हारा था तो तुमने मुझसे परचेज़ प्राइस क्यों ली। तो पहला तरीका जो है औरत के पास वो है साबित करने के लिए, वो है रिजल्टिंग ट्रस्ट। अगर ये औरत अदालत में जाकर कहती है कि बेशक ये घर इसके नाम पे है, इसका है, लेकिन मैंने इस पे परचेज़ प्राइस और क्या कहते हैं मॉर्गेज लगाई हुई है, तो इसलिए ये मेरा बेनिफिशियरी के ज़रिए ये मेरा घर हो जाएगा। अब इसमें केस है हसी वर्सेस पामर। इसके फैक्ट्स ये थे कि एक औरत थी, उसका घर था, उसके दामाद और बेटी उस घर में रहते थे। अल्टीमेटली लड़ाई हो गई हस्बैंड और दामाद के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में। तो उन्होंने इसको भी कहा कि तुम भी निकल जाओ। तो उसने कहा मैं भी निकलूँ, मैं तो यहाँ पे पूरी एक एनेक्सी बनाई है अपने रहने के लिए, मैं तो बेनिफिशियर हूँ इस घर की, तो मेरे तो यहाँ पे रिजल्टिंग ट्रस्ट बनता है। तो अगर आप रिजल्टिंग ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट देखो तो रिजल्टिंग ट्रस्ट के लिए क्या चाहिए होता है, कंट्रीब्यूशन टू परचेज प्राइस या मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट। इसने क्या किया है, एनेक्सी बिल्ड की है। अब एनेक्सी बिल्ड करना इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटरी टू परचेज प्राइस या मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट। यहाँ तो उसका क्लेम फेल हो जाना चाहिए था, बट कोर्ट ने यहाँ पे स्टूपिड सा डिसीजन लिया। कोर्ट ने कहा देखें जब उसने एनेक्सी बनाई तो घर की ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, तो दैट कैन बी कंसिडर एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू परचेज प्राइस, तो इसलिए जी रिजल्टिंग ट्रस्ट बनता है। लेकिन ये बैड केस था। इस तरह तो मैं घर का पेंट भी कराऊंगा तो बेहतर कीमत बिकेगा, इस तरह तो मैं घर में पौधे लगा दूंगा तो बेहतर कीमत में वो बिकेगा। ये बात नहीं होती। इट हैज़ टू बी डायरेक्ट परचेज प्राइस और मॉर्गेज प्राइस। तो हसी वर्सेस पार्मर जो है एक क्रिटिसाइज केस था। प्रोपोजिशन में वो इस तरह के फैक्ट दे देते हैं कि एक घर का है, बी उसमें रहती है, ना बी ने उसमें कोई मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट दी है और ना परचेज प्राइस सारे घर के पेंट किए, रेनोवेशन की है, ETC। तो हम ये कहेंगे देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्टिंग ट्रस्ट नहीं बनता। अगर कोर्ट्स ने हंसी का केस लगाया तो जो कि बहुत क्रिटिसाइज केस है, तो यहाँ पे रिजल्टिंग ट्रस्ट बन जाएगा और उसकी बेनिफिशिंग रिजल्ट साबित हो जाएगी। अगर मैं क्या कहते हैं रिजल्टिंग ट्रस्ट में क्यों जाऊँ जब मेरे पास कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट की ऑप्शन है। अपने क्लाइंट को कह देंगे कि अगर आपने बहस करनी है तो यहाँ पे रिजल्टिंग ट्रस्ट के अंदर एक केस है हंसी का, वो बन सकता है, लेकिन बेहतर ऑप्शन है कि हम कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट के अंदर मूव कर जाएँ। नॉर्मली रिजल्टिंग ट्रस्ट तब बनता है जब डायरेक्ट के कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी हमने कहते हैं परचेज या मॉर्गेज की हो। बेशक अदालत में जाकर कह सकते हो कि बेशक इसके नाम पे लगा हुआ है लेकिन घर ये मेरा भी है, अभी बेनिफिशियल ओनर ऑफ दिस हाउस हूँ। अगर तो बीवी साबित कर देती है रिजल्टिंग ट्रस्ट कि मैं भी इस घर की बेनिफिशियरी ओनर हूँ, फिर अगला सवाल आता है कि किस हद तक वो ओनर है। पहली बात है फिर हिस्सा भी तो डिटरमिन करना है ना, कि ए इस घर में या बी इस घर में ही मालिक है, लेकिन अगला सवाल ये है कि किस हद तक वो इस घर में मालिक है। अगली चीज़ आती है क्वान्टिफिकेशन ऑफ आ रिजल्टिंग ट्रस्ट। क्वान्टिफिकेशन ऑफ आ रिजल्टिंग ट्रस्ट के लिए ये देखना है कि इसमें कितना हिस्सा बनेगा इसका। और फिर यहाँ पे केस आता है स्टैक वर्सेस डाउजन 2007। ये केस ये कहता है कि वो हिस्सा कैलकुलेट करने के लिए, पता करने के लिए द शेयर विल बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द कंट्रीब्यूशन, मतलब कि जितनी कंट्रीब्यूशन उतना हिस्सा मिलेगा। अगर 20% है हिस्सा तो 20% मिलेगा, अगर 30% हिस्सा है तो 30% हिस्सा मिलेगा। और वो है रिजल्टिंग ट्रस्ट। पहला तरीका जो औरत के पास था वो है रिजल्टिंग ट्रस्ट। अगर इसने कहते हैं मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट या परचेज प्राइस ने डालें तो वो जा सकती है रिजल्टिंग ट्रस्ट के लिए, कह सकती है मैंने इतने पैसे डालते और मेरा इतना हिस्सा बनता है, और वो बन भी जाएगा। अगर स्टैक वर्सेस डाउडन के केस में ही जजेस ने कहा था कि फैमिली होम केस के अंदर ये रिजल्टिंग ट्रस्ट एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। फैमिली होम के केस के अंदर हम फिर कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट के अंदर जाएंगे। फैमिली ट्रस्ट के अंदर, फैमिली होम के अंदर क्या कहते हैं, ये सिर्फ क्या कहते हैं हस्बैंड वाइफ नहीं, इसमें माँ बाप बच्चे वगैरह शामिल हैं। तो फैमिली होम के लिए रिजल्टिंग ट्रस्ट एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। रिजल्टिंग ट्रस्ट को हमें डील करना चाहिए बिजनेस के लिए। स्टैक वर्सेस डाउडन के केस ने ये कहा है कि हमें फैमिली ट्रस्ट नहीं कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट देखना चाहिए। यानी कि ये बीवी है जिसको मियाँ अपने घर से निकाल रहा है, अपनी बेनिफिशियरी ओनर अपनी साबित कर सकती है थ्रू अ कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट भी दो हैं, एक पुराना एक नया। ऑब्वियसली अब नया वाला लगता है, नए वाले को अंडरस्टैंड करने के लिए पुराने वाले को भी देखना पड़ेगा। अब पुराने वाला कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्या था? औरत ने अगर अपने फेवर में कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट साबित करना है तो इसको 3 चीज़ें दिखानी पड़ेंगी: कॉमन इंटेंशन, रिलायंस, डेट्रीमेंट। इस औरत ने साबित करना है कि मैं भी इस घर की मालिक हूँ, ये 3 चीज़ें दिखानी है। सबसे पहली चीज़ है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का मतलब है कि औरत अदालत में जाके बोलेगी कि देखें जी मेरी बात सुने, घर बेशक इसके नाम लगा हुआ है, अगर हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि घर हम दोनों का है, बेशक नाम इसके लग रहा है लेकिन घर हम दोनों का है, और हमारे बीच में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। ऑल स्टाइल कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट का आ रहा है, उसमें हमने सबसे पहले चीज़ देखी है
कॉमन इंटेंशन। अब ये औरत कॉमन इंटेंशन कैसे साबित करे? इसके पास दो तरीके होते हैं कॉमन इंटेंशन के अंदर या कॉमन इंटेंशन साबित करने के लिए। पहला तरीका होता था इन्फर टू पेमेंट्स। तरीका था इसके पास कॉमन इंटेंशन दिखाने का, वो था इन्फर थ्रू पेमेंट्स, यानी कि ये ऑर्डर ये साबित कर दे कि मैंने इस घर की पेमेंट थ्रू मॉर्गेज या परचेज प्राइस के ज़रिए दिया। ये जैसे कि रिजल्टिंग ट्रस्ट था, रिजल्टिंग ट्रस्ट में जैसे दिखाते थे। साबित कर दे कि मैंने इस घर की परचेज प्राइस या मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट दी है। इसने ये साबित कर दिया कि मैंने इसने मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट या परचेज प्राइस दी है, तो इसका मतलब है कॉमन इंटेंशन थी। तो तुमने उसका घर में हिस्सा डलवाया जब उसका हिस्सा नहीं था। पहला तरीका कॉमन इंटेंशन को साबित करने के लिए जो इस औरत के पास था वो था इन्फर थ्रू पेमेंट। दूसरा तरीका जिस औरत के पास था साबित करने का कॉमन इंटेंशन, बिल फर्ड, इसने कोई हिस्सा वगैरह नहीं डाला हुआ, पैसे वगैरह इसने घर पे नहीं लगाए। दूसरा तरीका जो था इसके पास था वो था एक्सप्रेस कॉमन इंटेंशन या एक्सप्रेस स्टेटमेंट। अगर इस बंदे ने उठते बैठते ये कहा ये घर तुम्हारा भी तो है, ये घर तुम्हारा भी तो है, ये इस तरह आगे पीछे इसने कहा है कि ये घर तुम्हारा भी तो है, तो ये होएगी एक्सप्रेस स्टेटमेंट, इंक्लूडिंग बहाने कि मैं तुम्हारे घर नाम लगा दूंगा, मैं कह रहा हूँ, मैं इस तरह कर दूंगा, ये बहाने भी दे रहा है। इसका मतलब है वो कॉमन इंटेंशन है, एक्सप्रेस स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस कॉमन इंटेंशन है, वो इसका भी है, लेकिन उसके नाम नहीं लगा सक रहा इस ETC एग्जाम्पल वजह की वजह से। तो कॉमन इंटेंशन तब भी साबित हो जाएगी थ्रू एक्सप्रेस स्टेटमेंट। हम बात कर रहे हैं एक औरत की जिसके घर नाम लगा नहीं हुआ, उसका हस्बैंड कह रहा है घर से निकल जाओ। अब वो औरत क्या करे? वो औरत कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट में जा सकती है। कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट जाने के लिए हम देख रहे हैं पुराने वाला कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, ओल्ड स्टाइल कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। ओल्ड स्टाइल के अंदर पहली चीज़ ये है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन साबित करने का मतलब ये है या तो मैंने एक्सप्रेस स्टेटमेंट दी हुई है या कहते हैं मैंने मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट और परचेज प्राइस दी हुई है। अगर इनमें से कुछ किया हो तो इसका मतलब कॉमन इंटेंशन है। अगर वो इनमें से कुछ साबित कर देती है और कॉमन इंटेंशन कहते हैं साबित हो जाती है, तो अगली चीज़ है डेट्रीमेंटल रिलायंस। डेट्रीमेंटल रिलायंस का क्या मतलब है? इस कॉमन इंटेंशन पे रिलाय करते हुए देखें जी मैंने ये सफ़र किया है, यानी कि इस पर रिलाय करते हुए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, मैंने अपने काम को छोड़ दिया, मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, मैं सारा दिन घर पे रहती थी, काम करती थी, ये करती थी, वो करती थी। डज़ नॉट मैटर इट इज़ फाइनेंशियल, इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी नॉट फाइनेंशियल। इस औरत ने ये साबित करना है कि इस कॉमन इंटेंशन पर रिलाय करते हुए कि घर हमारा है या मेरा भी है, मैंने ये नुकसान उठाया है या मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ, इवन के बच्चे पैदा किए। ऑल ऑफ दिस कंसिडर एज अ डेट्रीमेंट ऑफ अ वूमेन। तो अगर ये साबित कर देती है डेट्रीमेंट होने पे कि डेट्रीमेंट है, तो यहाँ पे कॉमन कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा, मींस कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट लग जाएगा। कोर्ट्स कहेंगे हाँ जी इस घर की मालिक ये औरत ही है, औरत भी है। हमें कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट ऑल स्टाइल के तरीके से साबित करने के लिए क्या चाहिए? कॉमन इंटेंशन, डेट्रीमेंट, रिलायंस। कॉमन इंटेंशन को साबित करने के लिए दो तरीके थे, एक्सप्रेस कॉमन इंटेंशन, इन्फर्ड थ्रू पेमेंट। ये था पुराना कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट या पुराना वे ऑफ कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। अब मॉडर्न ज़माने की वजह से इन्होंने कहते हैं न्यू स्टाइल कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट मुतारिफ़ कराया। तो का जो एम्बिट है फर्दर उसने वाइडन कर दिया। किस तरह? अब आया न्यू स्टाइल कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। ओल्ड स्टाइल में कॉमन इंटेंशन साबित करने के दो तरीके थे, एक्सप्रेस टू कॉमन इंटेंशन और इन्फर्ड थ्रू पेमेंट। लेकिन अब न्यू स्टाइल में कॉमन इंटेंशन साबित करने के लिए तीन तरीके हैं, एक्सप्रेस स्टेटमेंट, इन्फर्ड थ्रू पेमेंट, इन्फर्ड थ्रू कंडक्ट। पहले दो तरीके तो सेम हैं जो हमने ओल्ड स्टाइल में पढ़े थे, एक्सप्रेस स्टेटमेंट और इन्फर्ड थ्रू पेमेंट। थर्ड तरीका डिफरेंट है, वो है इन्फर्ड थ्रू कंडक्ट। इन्फर्ड थ्रू कंडक्ट का मतलब है, अब इसके एग्जांपल के तौर पे एक लड़की है वो अपने हस्बैंड के साथ घर पे रह रही है, हस्बैंड ने उसे कभी भी नहीं कहा कि ये घर उसका भी है जो भी है। कभी लड़की ने मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट या परचेज प्राइस की थी, लेकिन उस लड़की ने जॉब छोड़ दी, बच्चों का ख्याल किया, उसका ख्याल किया, लड़के का घर के काम किए, रेनोवेशन कराई, इस तरह की सब चीज़ें थी। अब इस बंदे ने इस लड़की को कहा यहाँ से निकल जाओ। लड़की ने सबसे पहले चीज़ साबित करनी है कॉमन इंटेंशन। अब कॉमन इंटेंशन पहले साबित करने के कितने तरीके थे? दो। क्या तरीके थे? नंबर पहला इन्फर्ड थ्रू पेमेंट, क्या इस लड़की ने मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट परचेज प्राइस दी हुई है? नहीं। दूसरा तरीका क्या था? एक्सप्रेस स्टेटमेंट, क्या हस्बैंड ने कभी उसको स्टेटमेंट दी कि आपका घर है, आप अपने ही समझे? नहीं दी। तो यहाँ पे तो उसका कॉमन इंटेंशन ही साबित नहीं हुआ। डेट्रीमेंटल रिलायंस लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, आप निकले यहाँ से, आपका क्लेम फेल है।
इस बेचारी लड़की ने पूरी ज़िंदगी उस घर में लगा दी, लेकिन अब क्या हुआ? अब कॉमन इंटेंशन साबित करने के न्यू स्टाइल में 3 तरीके हैं। जब ये कंस्ट्रक्टेड ट्रस्ट में कॉमन इंटेंशन में जाएगी न्यू स्टाइल में, तो बेशक उसने एक एक्सप्रेस स्टेटमेंट दी और बेशक उसने इन्फर थ्रू पेमेंट नहीं दिया हुआ, मगर आप हमारा कॉन्डक्ट देखें। कॉन्डक्ट का मतलब है ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हम कैसे रह रहे थे। वहाँ पे जाता था, मैं बच्चों की ध्यान रखती थी, मैं हर चीज़ को मेंटेन रखती थी। मेरी कॉमन टेंशन ना होती कि घर हमारा है तो मैं ये सब कुछ क्यों करती। इस तरह से कॉमन टेंशन को भरा के इन्होंने बहुत से औरतों की बहुत मदद की है। इसमें एक इशू ये है कि वो इशू ये है कि जो हम पहले चीज़ें डेट्रीमेंट में देखते थे, वही चीज़ें अब हम कॉमन टेंशन में भी देख रहे हैं। इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब स्टैक वर्सेस डॉर्डन का केस क्या कहता है? स्टैक वर्सेस डॉर्डन का केस ये कहता है, अब अगली चीज़ है टिलाटा। टिलाटा अब हर कोऑनरशिप पे अप्लाई करता है। सवाल चाहे जॉइंट टेनेंट्स पे है या टेनेंसी इन कॉमन पे है, टिलाटा हर कोऑनरशिप पे अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल ए बी जो थे वो एक घर के जॉइंट टेनेंट्स थे। अगर उन्होंने सेवरेंस कर लिए तो वो अब एक ए 30% का मालिक है, बी 70% का मालिक है। मालिक तो है ना। अगर घर जो था ए, फॉर एग्जांपल घर जो था वो ए के नाम पे था, बी के नाम पे नहीं था, लेकिन बी ने रिजल्टिंग ट्रस्ट के ज़रिए साबित तो कर दिया कि वो उसके नाम पे भी है। सॉरी, वो उसके कहते उस घर की मालिक है। अभी कोऑनरशिप का इशू आएगा तो हमने उसके अंदर टलाटा भी लिखना होगा। अगर रिजल्टिंग ट्रस्ट है, रिजल्टिंग ट्रस्ट को करके सेवरेंस करके फिर टलाटा भी आना है। तो अगर टेनेंसीज कॉमन है तो हमने ये कहते हैं देखना है रिजल्टिंग लगा तो क्या आएगा, फिर कंस्ट्रक्टिव लगा तो क्या आएगा, फिर एंड पे हिस्सा मिलेगा और फिर टलाटा पे आना है। सेक्शन 12 ऑफ टलाटा ये कहता है कि जो भी इस घर का मालिक है ना, जो भी इस घर का मालिक है, दे हैव अ राइट टू पोजेस द हाउस। ये राइट उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। सेक्शन 13 ऑफ टलाटा कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अदालत इस राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल ए और बी इस घर के मालिक हैं, चाहे वो जॉइंट टेनेंट हैं या टेनेंसी कॉमन है। ए और बी इस घर के मालिक हैं, बेशक ए का 90% है और बी का 10% है। अगर वो इस घर के मालिक हैं तो इन दोनों का हक़ है इस घर में रहने का, और फिर यहाँ से दुनिया का कोई बंदा नहीं उनको निकाल सकता। बी ए को या ए बी को ये नहीं कह सकता 10% तुम्हारा है तो तुम यहाँ से निकल जाओ। कोई भी नहीं निकाल सकता एक्सेप्ट फॉर अदालत। एक्सेप्ट अदालत के कोई भी निकाल सकती। अगर अदालत निकाल सकती है कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो वो कह सकता है ए या बी को कि आप निकल जाओ, आप यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो। फिर जो रेंट रहेगा वो फिर बी को या ए को रेंट देगा। ये नहीं है कि वो मुफ्त में रहेगा, वो रेंट भी देगा। सेक्शन 14 ऑफ टलाटा कहते हैं, अगर बिल फर्ज कोई घर भेजना चाहता है, बिल फर्ज ये ए बी सी का घर है, ए घर भेजना चाहता है और बी सी कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं घर भेजना चाहते, तो जो ए है वो कोर्ट जा सकता है। अंडर सेक्शन 14 वो कोर्ट जा सकता है। जैसी बात उसको निकाल तो सकते घर से, लेकिन वो कोर्ट जा सकता है। अदालत में अप्लाई कर सकता है कि घर ये बेचें। सेक्शन 14 कहता है जो बंदा चाहता है ये घर बेचने को, तो वो कोर्ट में जाकर कह सकता है कि आप ये घर बेचें। अदालत ने फैक्टर्स देखने हैं कि घर बेचना है कि नहीं बेचना। अब क्या करें? ए कहता है कि बेचना है, बी कहता है, बी और सी कहते हैं नहीं बेचना। तो सेक्शन 15 के तहत कोर्ट ये देखेंगे कि हम ये घर बेचें कि ना बेचें, और वो फैक्टर्स क्या हैं? इट कैन बी इंटरेस्ट, माइनर्स, एल्डरली, पर्पस ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, क्रेडिटर्स, बच्चों के इंटरेस्ट हैं, छोटे माँ बाप रह रहे हैं, बूढ़े रह रहे हैं। ये तो नहीं है घर बेच देंगे तो ए सी और बी के पास क्या कहते हैं कोई जगह नहीं है रहने की। तो इस तरह के सारे फैक्टर्स देखते हुए कोर्ट देखेगी कि हम ये घर बेचें या ना बेचें। ये भी फैक्टर है कि कोर्ट इस चीज़ को 15-20 साल के लिए डिले कर दें। कम्प्लीटली कोर्ट्स की मर्ज़ी है। इंटरेस्ट ऑफ माइनर है तो कोर्ट ये भी कह सकती है कि ये जो सबसे छोटा बच्चा है जब तक 18 साल का नहीं होगा तब तक हम ये जगह नहीं बेच सकते। तो ये टोटल कोर्ट्स की मर्ज़ी है। टलाटा के बारे में ये ज़रूर कहा जाता है कि टलाटा इज़ फेवरेबल टू फैमिली, कि किसी की छत ना चली जाए। लेकिन आगे सेक्शन 335A ये कहता है इंसॉल्वेंसी एक्ट 1986 स्टेटमेंट दैट वेयर एन ओनर इज़ डिक्लेयर बैंकक्रप्ट सेल कैन बी डिक्लेयर फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। जहाँ पे ओनर डिक्लेयर बैंकक्रप्ट हो जाती है सेल्स, वो कहते हैं डिले हो जाएगा मैक्सिमम 1 पीरियड ऑफ 1 ईयर। टलाटा सिर्फ फेवरेबल फॉर फैमिली है, लेकिन जहाँ बैंकक्रप्ट हो गया वहाँ पे डिक्लेयर मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होएगा, उसके बाद वो चीज़ बिक जाएगी। टलाटा नहीं लगेगा, इंसॉल्वेंसी एक्ट लगेगा। इंसॉल्वेंसी एक्ट ये कहता है सेल कैन ओनली बी डिले फॉर 1 ईयर। यहाँ पे हमारा टेनेंसी इन कॉमन ख़त्म हो गया है और चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया ओनरशिप का।